So in today's lecture we will be discussing about President of India. Basically democracy have three organs and the constitution also defines three organs, that the one is executive, the second is legislative and the third is the judiciary. ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं. प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड मैंशनड एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इज ऑल्सो मैंशनड इन द एग्जीक्यूटिव पोर्शन. President of India is a kind of titular head because the power of president is indirectly exercised by the prime minister and the council of ministers only in India. और उसके अलावा भी जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की, दैट इज़ ऑल्सो exercised through the counseling by the council of ministers or on the recommendation of the council of ministers and the prime minister of India. So basically president is only an executive head of India, but he is a one which only bears the title. The power in real vest in the prime minister and the council of ministers. ठीक है, तो ये तो चीज़ क्लियर है. लेकिन स्टिल व्हेन वी गो थ्रू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट्स, व्हेन वी विल एंटर द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कई सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास भी ऐसी हैं कि अगर प्रेसिडेंट बिना किसी इन्फ्लुएंस के, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को इन्फ्लुएंस क्या रिकमेंडेशन में और इन सब चीज़ों में जब प्राइम मिनिस्टर के काम करना है और उसके थ्रू ही सारे काम करने हैं, तो ज़्यादा पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास वैसे भी नहीं होती हैं. लेकिन स्टिल अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ पावर्स को वो एक्सरसाइज कर सकता है जो कि वो फ्रीली यूज़ कर सकता है. ठीक है, अगर वो चाहे तो. दैट टू वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी विल डिस्कस द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट. बेसिकली the first and the foremost thing is Article 52 of the Constitution, which says that there shall be a President of India. So, according to our Constitution's Article 52, there shall be a President of India. President of India होना is compulsory. ठीक है. Second important thing is the election of the President of India. How the election of the President of India will be conducted? एन इलेक्टोरल कॉलेज इज़ फॉर्म. इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या होता है, उसमें सारे मेंबर्स होते हैं. इट इंक्लूड्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल ओवर इंडिया. जितने भी एमएलएज हैं वो सब होते हैं, लेकिन उसमें एमएलसीज इंक्लूडेड नहीं होते हैं. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर नॉट इंक्लूडेड व्हेन इट कम्स टू द इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, इसका एक पूरा अपना एक प्रोसेस है, बट वी विल नॉट गो डीपली इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कि हाउ द इलेक्टोरल कॉलेज इज फॉर्म, क्या उसकी पूरी मैथमेटिक्स है उसके पीछे, कैसे उसकी स्टार्टिंग होनी है. तो वी विल नॉट गो डीपली इनसाइड द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. देन द थर्ड थिंग इज द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पास फॉर अ पर्सन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हाट क्वालिटीज़ ही शुड possess. इट इज़ एन ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो अब इन क्वालिफिकेशंस को वी कैन categorize into two things, into two, that is positive and negative. पॉजिटिव बेसिकली जो क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, और नेगेटिव का मतलब होगा जो क्वालिटीज़ उस इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो जो क्वालिटीज़ उसके अंदर होनी चाहिए वो बेसिकली तीन क्वालिटीज़ हैं. फर्स्टली, ही शुड बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया. सेकेंडली, ही शुड बी ऑफ मिनिमम एज ऑफ 35 ईयर्स. ठीक है, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन इज क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा. ठीक है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, क्वालिफाई होना चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए, याद रखना. क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो होना चाहिए. ठीक है, तो ये तो हो गई पॉजिटिव क्वालिफिकेशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेगेटिव क्वालिफिकेशन जो उसके अंदर नहीं होनी चाहिए. तो पहली क्या है, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड करता हुआ नहीं होना चाहिए व्हेन ही इज कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट बी एन एमपी और एमएलए फ्रॉम एनी स्टेट वाइल ही इज कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
ये सारी चीज़ें क्यों होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशंस क्यों रखी गई हैं बेसिकली। देखो बेसिकली इन क्वालिफिकेशंस को रखने का सीधा सीधा जो मोटिव समझ में आता है वो ये आता है कि ना ही एमपी होना चाहिए ना ही एमएलए होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी पॉलिटिकल रिजीम का वो मेंबर नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल रिजीम का मेंबर ना होने का मतलब क्या हो गया बेसिकली, इसको रखने के पीछे मोटिव क्या होगा हमारे फोर फादर्स का, कि वो किसी भी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। इंडिया की पॉलिटिक्स से वो किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होना चाहिए। और ऐसा कब होगा, ऐसा जब वो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करेगा, जब ना ही वो किसी पार्टी का मेंबर होगा, ना ही वो पार्लियामेंट का मेंबर होगा, ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होगा। तो तभी तो ऐसे एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है कि जब बंदा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड ना हो। ठीक है, हालांकि ये सिर्फ एक थ्योरी है। व्हेन वी कम टू द प्रैक्टिकल सिनेरियो, और आज के टाइम में क्या, पहले से भी जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट होता है मोर और लेस वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड कहीं ना कहीं से होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दिया जाए या उस पर्सन की खुद की पर्सनैलिटी इतनी मजबूत हो तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड ना हो। तो दिस आर द बेसिक क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, नाउ we will be concerning about the powers of president is the head of the union, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। तो उसके पास इस ये होने की वजह से बहुत सी पावर्स उसको दी गई हैं। ठीक है, उन पावर्स को हम बेसिकली तीन हेड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, बेसिकली चार हेड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहली है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर वी विल बी डीलिंग इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सेकंड इज लेजिस्लेटिव पावर, लॉ मेकिंग पावर्स क्या क्या होती हैं प्रेसिडेंट की, उसके अंदर वीटो पावर आती है, फाइनेंशियल पावर्स आती है, फाइनेंशियल बिल्स, मनी बिल्स को रिलेटेड उसके पास क्या क्या पावर है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आती है, प्रेसिडेंट कब ऑर्डिनेंस बना सकता है, कौन से आर्टिकल में वो चीज़ डिफाइंड है। बेसिकली ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट डिफाइंड इन द आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनेंशियल पावर्स, इसके अलावा बहुत सा जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई ट्रीटी होती है तो उससे रिलेटेड प्रेसिडेंट क्या करता है, जब इंटरनेशनल कोई ट्रीटी होनी है उसके उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट जब होता है इंटरनेशनल लेवल पे या फिर ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसमें क्या उसका रोल रहता है। तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूडेड हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स में। लेजिस्लेटिव पावर्स के अंदर फिनेंशियल पावर्स भी आती हैं। ठीक है, मनी बिल और ये सारी चीज़ें, उसके अलावा और भी सारी फाइनेंस रिलेटेड पावर्स भी इसी हेड में डील हो जाती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट इज जुडिशियल एंड डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक हेड एक तरीके से कहा जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। उसके अलावा जुडिशियल पावर्स में क्या क्या आप चीज़ें देख सकते हैं, पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन डिफरेंट लेक्चर्स इन डिटेल। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द इमरजेंसी पावर। 352 में क्या उसके पास पावर है, 356 में क्या पावर है उसके पास, 360 में क्या पावर है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो दैट वी विल बी डिस्कसिंग व्हेन वी विल डिस्कस द इमरजेंसी provisions in the constitution of India. ठीक है, तो बेसिकली इन टूडेज लेक्चर वी आर कंसर्न ओनली विद द एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर बहुत ईजी है और इस पेज के ऊपर कई सारे एमसीक्यूज जो कि कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, वेदर इट इज़ यूपीएससी, वेदर इट इज़ पीसीएसजे, वेदर इट इज़ एनी एग्जाम रिलेटेड टू द लॉ। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसके अंदर कई सारे एमसीक्यूज है, कई सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो कि पूछा जा चुके हैं। कभी अपॉइंटमेंट पूछ लिया है, कभी प्रोविज़न पूछ लिया है, कौन से आर्टिकल में अपॉइंटमेंट है। तो इस पेज पे कई सारे एमसीक्यूज हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग। बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। सारी एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की किस में वेस्ट होंगी, प्रेसिडेंट में, एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। या तो वो खुद उसको एक्सरसाइज कर सकता है या तो फिर वो किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है और उसके थ्रू उस पावर को एक्सरसाइज करवा सकता है। लेकिन सारी पावर किस में वेस्ट होती है एग्जीक्यूटिव की, यूनियन की एग्जीक्यूटिव में, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो बात अलग है कि आगे जाके जब हम डिफरेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को तो इसका पूरा सिनेरियो क्लियर होता है। लेकिन हालांकि फिर भी एग्जीक्यूटिव बहुत सी पावर उसके पास रहती हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ही इज द एक्स ऑफिशियो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस फोर्सेस का अगर चीफ कमांडर माना जाए तो वो एक्स ऑफिशियो कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, तो ये तो एक इसकी एग्जीक्यूटिव पावर हो गई कि डिफेंस फोर्सेस का एक्स ऑफिशियो कमांडर होता है। सारी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो किसके अंदर वेस्ट होंगी? प्रेसिडेंट की अंदर वेस्ट होंगी, और वो उसको खुद एक्सरसाइज करेगा या फिर डायरेक्टली और थ्रू सबऑर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू एक्सरसाइज करेगा। अनदर इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर इज द अपॉइंटमेंट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर जो है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। एग्जीक्यूटिव की जब बात आती है तो वो किन किन लोगों को एक्चुअली अपॉइंट करता है। ठीक है, सबसे पहला अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज़ मैंशनड अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल कौन करता है? अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकेंडली कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये बेसिकली कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर होता है एक तरीके से पूरे इंडिया का जितनी भी फिनेंस है उसका ऑडिटर होता है कैग जो होता है। इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? दिस ही इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड इज द गवर्नर। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके अपॉइंटमेंट के लिए कोई इतना लंबा कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसको मन जाता है गवर्नर वो उसको अपॉइंट कर सकता है, और उसके बाद रिमूवल के लिए भी कोई ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है गवर्नर के लिए। प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होता है अपॉइंट भी, और प्रेसिडेंट के प्लेजर पे वो हटा भी दिया जा सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है और प्रेसिडेंट अपने प्लेजर पे गवर्नर को हटा भी सकता है। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में डिफाइंड है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर आर्टिकल 155। ठीक है, ईसी क्या? इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2। ठीक है, रिमूवल उसका एक पूरा अलग अलग इनकी पूरी प्रोसेसेस हैं, इनके रिमूवल कैसे होते हैं, दैट टू वी विल बी स्टडिंग। थर्ड, फिफ्थ इज जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एंड सिक्स्थ इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इवन की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। अनदर important personality which is appointed is another important constitutional post which is appointed is the chairman of Union Public Service Commission. He is also appointed under Article 316 of the कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये तो सारी बात हो गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो पोस्ट डिफाइंड है उनकी कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ये सारे ऑल जितने भी यहाँ पर मैंशनड है ये सारे हर जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि कई बार ये सवाल आते हैं कि यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, तो पीपल गॉट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि जब तक इनकी एक लिस्ट नहीं होगी जब तक लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में अपॉइंटमेंट होता है। तो ये सारे एमसीक्यूज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, एज वेल एज एग्जीक्यूटिव पावर की जब बात होगी किसी भी एग्जाम में तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द कमीशन। डिफरेंट कमीशंस आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली कौन सी है? इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल जो कि दो स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स को रिड्रेस करती है। ठीक है, तो उसको कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? आर्टिकल 263 में। इसके अलावा एक कमीशन और होती है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, उसकी अपॉइंटमेंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इसके अलावा सेकंड कमीशन इज द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की अपॉइंटमेंट कौन करता है? अंडर आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कमीशन फॉर एससीज अंडर आर्टिकल 339 इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय President of India. Commission for backward classes under Article 340 is also appointed by President of India. Official Language Commission under Article 344 subclause 1 is also appointed by the President of India. So these are the executive powers and different kinds of appointments which is made by the President of India, which comes under the executive power of the President. ठीक है, तो this is all about today's lecture. In other lectures we will be discussing about the legislative part, which includes financial and ordinance making part, judicial powers, emergency powers. So by going through this also we come to understand that president plays a very important role as he is the executive head of Union of India.